हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आरजे क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये आपकी क्लास 12th का जो आपकी थर्ड बुक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यू कैन से अ फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं और उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन आई से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ये आपके लिए कोई नया वर्ड है। नहीं, आपने 11th क्लास के अंदर भी जब किसी सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट बनाया था, जिसको चैप्टर का नाम था फाइनल अकाउंट, उसके अंदर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस आप बनाते थे। यस, और रादर आपने 12th क्लास के अंदर ही आपने पार्टनरशिप के अंदर भी तो उनकी बुक्स बनाई हैं, उनकी बैलेंस शीट बनाई है। तो इसमें क्या अलग है एक्चुअली, अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कंपनी। और कंपनी के अंदर जो भी बातें होती हैं ना, वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होती हैं, जो कंपनीज एक्ट 2013 है। तो अभी तक हमने देखा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई अपना फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं था, मतलब उसके अंदर ना ऐसी चीज़ें फिक्स नहीं होती कि ये चीज़ आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी या उसका कोई फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होता है। बट जनरली जो फॉलो होता है हम फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा कंपनी के केस में नहीं होता। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इसका फॉर्मेट, और उसमें जो आइटम्स हैं जिस ऑर्डर में वो बोली जाती हैं उसी ऑर्डर में अपने को लिखनी पड़ती हैं और उसको समझना पड़ेगा। करेक्ट? ओके। तो पहली बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर बैलेंस शीट आती है। अच्छा, बैलेंस शीट से आप समझते हैं जो किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल पोजीशन? कि कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटी कितनी है और उसकी कैपिटल कितनी है। ये है बैलेंस शीट का काम, राइट? जिसको हम नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, अब हम उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे। यानी कि नाम में ज़रा सा फ़र्क है, लेकिन पॉइंट वही है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मतलब, क्योंकि हम स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बोलते थे वही है ये। इसकी ये क्यों को बनाते हैं हम? क्योंकि हमें ये जानना होता है कि कंपनी ने पूरे साल में प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इनकर किया, तो इसके लिए बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, राइट? उसके अलावा जो दो चीज़ें आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, क्योंकि कंपनीज के केस में ये चीज़ें हैं, क्या? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट अगर मैं आपको बहुत ही रफ लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, बेसिकली क्या है, वर्किंग नोट्स हैं एक तरह से। वर्किंग नोट्स, यस। नॉर्मली भी तो जब हम कोई अकाउंट्स बनाते हैं तो नीचे हमें कुछ वर्किंग दिखानी होती है, तो हम वर्किंग नोट्स लिखते हैं। लेकिन वो कंपलसरी नहीं होता, वो हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। लेकिन जो कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट है वो कहता है आप बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो डिटेल उसकी एक अलग से नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे। यानी ये वर्किंग नोट्स हैं इन दोनों के लिए। एंड एक और चीज़ होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो इसी बुक के अंदर आपका एक चैप्टर भी है, जिसके अंदर कंपनी में पूरे साल में कैश की क्या मूवमेंट हुई है, कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, और उसको कौन कौन सी हेडिंग्स में क्लासीफाई किया गया है, वो सब हम समझते हैं। तो इसको तो हमें एक चैप्टर के रूप में ही अलग से पढ़ना है, तो इसकी बात हम तब करेंगे। तो हमारा फोकस बेसिकली इस वीडियो में बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को पढ़ना रहेगा। करेक्ट? ओके। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। देखिएगा, बैलेंस शीट जो है आपकी वो है इस फॉर्मेट में, और इसके अंदर जो फॉर्मेट गिवन है ये कहाँ से आ रहा है, मैंने आपसे डिस्कस किया। द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मेन बात क्या है, कहाँ पर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है। अच्छा, कंपनीज एक्ट के अंदर भी ना कुछ शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल तो कौन से शेड्यूल का पार्ट है? ये थर्ड शेड्यूल का पार्ट है। और उस शेड्यूल के अंदर भी पार्ट्स बने हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। तो ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 है। अब बोलेंगे सर हम इतना कुछ याद करना है क्या? सिर्फ इतना, ये 2-3 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको किसी एमसीक्यू में क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्या बोलना है? बैलेंस शीट कहाँ लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब की गई है। कंपनीज एक्ट 2013, कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 3। और उसका कौन सा पार्ट? पार्ट 1। ठीक है। और ये कोई रटने की चीज़ नहीं है, आप ग्रेजुअली जब 2-4 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। करेक्ट? ओके। अच्छा, अब देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट हम कर रहे हैं। अगर आप पहले भी, आप बोलेंगे कि बैलेंस शीट पूरी बदल गई है क्या? नहीं, एक्चुअली कुछ भी नहीं बदला। आप जब ये बनाते थे ना, ये जब आप बैलेंस शीट जब बनाते थे तो आप क्या करते थे, आप किस तरह से बैलेंस शीट बनाते थे? प्रोप्राइटर के केस में भी और पार्टनरशिप फर्म के केस में भी। प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की फर्म के केस में क्या करते थे, एक बार मैं याद दिलाता हूँ, ताकि मैं अगर रिलेट कर पाऊंगा ना तो ये आपको बहुत फिर ईजी लगेगा। आपको लगेगा आपको कुछ नया नहीं सीखना। एग्जैक्टली आपको ज़्यादा नया नहीं सीखना है। इनफैक्ट सिर्फ पोजीशनिंग चेंज हुई है, बाकी सब कुछ सेम है। आप जब बैलेंस शीट बनाया करते थे तो आप क्या करते थे? आप यहाँ लिखते थे लायबिलिटीज़, यहाँ पर आप अमाउंट लिखते थे,
रादर लिखते हैं, क्योंकि अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं तो आप अभी भी ऐसे ही लिखते हैं और आप कर भी रहे हैं, ठीक है ना, पार्टनरशिप के केस में। और यहाँ पर एसेट्स आती थी और यहाँ पर आपका अमाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखना शुरू करते थे। अच्छा, ये जो फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट है इट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। अब जो बैलेंस शीट हम पढ़ने वाले हैं कंपनी की वो है वर्टिकल, यानी वो इस तरह से चलेगी, ऊपर से नीचे, करेक्ट। वो चलेगी ऊपर से नीचे, इस तरह से चलेगी, वर्टिकल फॉर्म में है। और पहले की कैसे थी, पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बैलेंस शीट थी, ठीक है। तो पहला फ़र्क तो ये है। अच्छा, उसमें क्या हो गया कि आपकी जो बैलेंस शीट थी, अगर आप यहाँ पे लायबिलिटी साइड लिखते थे, यहाँ पे हम कैपिटल से शुरुआत करते थे, फिर लायबिलिटी आती थी, लायबिलिटी बहुत सारी तरह की होती थी, वो सब करते थे हम, लाइक क्रेडिटर्स या लोन, इस तरह से हम लिखते थे। और यहाँ पे फिर एसेट्स आती थी, और एसेट भी दो तरह की, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, इस तरह से चलता था, करेक्ट। तो हो क्या गया है, आप समझ लीजिए कि बैलेंस शीट जो ये ऐसे थी ना, ये ऐसे हो गई है। मतलब इसको अगर आप ऐसे गिरा देंगे तो ये बैलेंस शीट कैपिटल हो जाएगी, कैपिटल ऊपर आ जाएगा और एसेट उसके नीचे आ जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। मैं इसलिए इतनी सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ क्योंकि कि आपको समझ आ जाए कि बैलेंस शीट का क्या हुआ है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ है, चीज़ें नई नहीं पढ़नी है आपको। हाँ, उनको किसी हेडिंग्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। पहले हेडिंग देना कंपलसरी नहीं होता आपके केस में अगर कंपनीज नहीं है तो, बट कंपनी क्योंकि पूरे, अच्छा ऐसा होता क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि सभी लोग जब कंपनी एक फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो कंपेरेबल होगी, कोई सामने वाला भी अगर समझेगा तो उसको देखना और पढ़ना आसान रहेगा, करेक्ट। अच्छा, ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर जो सबसे पहले हम कर रहे हैं दैट इज़, सबसे पहली हेडिंग हमारी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, जो यानी कि आपकी बैलेंस शीट इस तरह से, अगर मैं वापस से रिलेट में बार बार करूँगा ताकि आपको नया ना लगे, आपको लगे ये तो हमें आता ही है ऑलरेडी। तो आप क्या लिखते थे, पहले कैपिटल लिखते थे ना और फिर लायबिलिटी। तो उन्होंने हेडिंग क्या डाली है, लायबिलिटी साइड की। पहले हेडिंग सिर्फ लायबिलिटी होती थी, बट अब क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये मेजर हेडिंग हो गया लायबिलिटी साइड का, ठीक है। उसके अंदर देन सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्यों आएगा, कंपनी के केस में कोई एक तो मालिक होता नहीं है, ये तो आपने सीख ही लिया है। कैसे सीख लिया है, जब आपने सेकंड बुक पढ़ी है जहाँ पे आपने इशू शेयर कैपिटल पढ़ा है, वहाँ पे आपने देखा कि जब ने शेयर इशू करती है तो जो भी शेयर सब्सक्राइब कर लेता है वो उस कंपनी का ऑनर बन जाता है, पार्ट ऑनर। और अगर आपको ये बात नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं कि शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है कैपिटल किस किस के अंदर शेयर होल्डर्स की है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आपकी कैपिटल आती है, यानी कि शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी इन हेड्स को ना हम डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं, अभी मैं सिर्फ हेडिंग्स बता रहा हूँ आपको। तो पहली मेजर हेडिंग क्या हुई, जिसको बोलते हैं मेजर हेड, वो हुआ इक्विटी एंड लायबिलिटी को मेजर हेड मत बोलिएगा, ये तो पूरी साइड की हेड है, ठीक है ना, पूरे लायबिलिटी साइड का हेड है। पहला मेजर हेड है हमारा शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर पहला सब हेड है शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस दूसरा सब हेड है, एंड तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे अभी, तो डोंट वरी कि आपको लगे कि सर इसका मतलब क्या होता है, वो तो बताया नहीं, करेक्ट, ऐसा पढ़ेंगे वो। देन दूसरा आपका मेजर हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये हमारे एग्जाम में वैसे टेस्टेबल नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी नाम तो पता होना चाहिए आपको। और इसी तरह शेयर रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट, वो भी आपका में टेस्टेबल नहीं है। व्हेन आई से टेस्टेबल, मतलब मेरा कहने का मतलब है वो एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, वो आपसे उसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फॉर्मेट का पार्ट है तो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। देन अब जितनी भी लायबिलिटी, हम यहाँ पे लायबिलिटी लिखा करते थे, लायबिलिटी को ना एक्चुअली दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहले भी हम बोलते थे करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ऐसे करके हम बोलते थे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। अब उसको प्रिस्क्राइब नाम दिया गया है, एक है नॉन करंट लायबिलिटी और एक है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जैसे कि आप जानते हैं कि जिसको हम बोलते हैं कि हमें बहुत जो शॉर्ट में पे करना होता है, ठीक है ना, जल्दी पे करना होता है रादर, वो एग्जैक्टली कितना जल्दी कितना लेट वो सब पढ़ेंगे। और इसी तरह नॉन करंट के अंदर उसका दूसरी तरह की लायबिलिटी होती है जो हमें थोड़ा लॉन्गर टाइम होता है हमें पे करने के लिए, ठीक है, ओके। तो नॉन करंट में वो सब आएगा। अब नॉन करंट के अंदर अपने आप में और क्या हेड्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करेक्ट। और करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सारी आइटम्स का मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ वाइल, अभी सीखने वाले हैं, ठीक है, ओके। अभी सिर्फ याद करने वाली बात क्या है कि इक्विटी लायबिलिटी के अंदर, ये एक लायबिलिटी का मेन हेड है, पहली बात है। उसके अंदर सबसे पहले कैपिटल आती थी ना, उस कैपिटल का समझ लो इस तरह से बाइफर्केशन हो गया है, क्या क्या, शेयर होल्डर फंड और उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक। और उसके बाद इसकी मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा, छोड़ सकते हैं इसको। नॉन करंट लायबिलिटी
और करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये है लायबिलिटी साइड की हेड। देन आपको जैसे मैंने बताया कि लायबिलिटी के बाद पहले तो हम ऐसे बना रहे थे कि असेट इस तरफ आ रही थी राइट हैंड साइड में, नहीं अब ऐसा नहीं है, रादर लायबिलिटी खत्म हुई, अब असेट स्टार्ट हो जाएगा। और असेट को सीधा हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है, नॉन करंट और करंट। तो पहले आ गया नॉन करंट असेट्स। अच्छा, नॉन करंट एसेट के अंदर क्या है, जो आपकी फिक्स असेट जिसको हम नॉर्मली बोला करते थे फिक्स असेट्स, उसको हमने हेड पार्ट्स में किया है, उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सारी फिक्स असेट इसके अंदर आ जाएगी। बट फिक्स असेट का भी अपने दो क्लासिफिकेशन है, इंटेंजिबल और टेंजिबल। इंटेंजिबल बोले तो, इंटेंजिबल का मतलब हुआ जो चीज़ आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो आपकी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं, ठीक है। और दूसरी होती है टेंजिबल, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये सब टेंजिबल में आती है। अच्छा, इंटेंजिबल असेट गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, इंटेंजिबल असेट्स हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो आपकी टेंजिबल असेट्स अभी काम जिस पे चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, वो टेंजिबल में क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। और इंटेंजिबल यानी अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप हो रहा है बट अभी हुआ नहीं है, तो वो अभी इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट आ जाएगा, राइट। अच्छा, नॉन करंट असेट्स के अंदर पहला पार्ट पढ़ा हमने ये। दूसरा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट ऐसी जो करंट नहीं है, ठीक है। डेफर्ड टैक्स असेट, अगेन ऐसी चीज़ है जो कि टेस्टेबल नहीं है, ठीक है, जो आप इग्नोर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड देन है अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। ये किसका हेड हो गया, नॉन करंट का। फिर आता है आपका करंट एसेट्स का पार्ट। करंट एसेट्स के पार्ट में समझिए जो नॉन करंट में आया था ना, बस वो करंट के साथ आ गया। अब जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी तो करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी तरह अदर करंट, अदर नॉन करंट था, ये हो गया अदर करंट एसेट्स। वहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स था, यहाँ पे आ गया शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा जो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश बैंक वगैरह का बैलेंस, वो हो गया यहाँ पर करंट एसेट में। और ट्रेड रिसीवल्स, ट्रेड रिसीवल्स मीन्स लाइक डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। और इन्वेंट्री के अंदर क्या आएगा, स्टॉक वगैरह आएगा, इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसको। दिस इज़ द मेजर हेड इन दिस, यू कैन से अ फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट। क्या ही पढ़ा हमने ये, हमने ये पढ़ा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, करेक्ट। अब हमें एक एक करके ये आइटम्स को डिस्कस करना स्टार्ट करना है, राइट। एक एक करके आइटम को डिस्कस करना स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं।